कभी तुम किसी शर्त के चक्कर में ऐसी जगह गए हो जहां जाना इंसान की जिंदगी बदल देता है? शायद नहीं, पर राहुल, उसने वो गलती कर दी थी जिसके बाद उसकी रातें कभी वैसी नहीं रहीं। रात लगभग 11:40 बजे की थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं। पीली स्ट्रीट लाइट्स हवा के झोंके से कांपती हुई चमक रही थीं। राहुल और उसके 3 दोस्त अंकित, समर और विजय बाइक पर बिना मकसद इधर उधर घूम रहे थे। हंसी मजाक, फालतू की बातें, बाइक की गड़गड़ाहट, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन सामान्य रातें अक्सर सबसे भयानक मोड़ रखती हैं। चलो घर चलते हैं यार, बहुत देर हो गई, अंकित ने बोला। उन्होंने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। वही पुरानी टूटी सड़क जो सीधे पुराने श्मशान के पास से निकलती थी। सड़क पर अंधेरा इतना घना था कि बाइक की हेडलाइट भी धुंधली लग रही थी। जैसे ही वो श्मशान के पास पहुंचे, समर ने मजाक में कहा, सुना है जो भी यहाँ रात में गया है वो कभी ठीक से वापस नहीं आया। बाकी 2 हंस पड़े, लेकिन राहुल ने महसूस किया उस मजाक में एक अजीब सी ठंड छिपी थी। विजय बोला, चलो शर्त लगाते हैं, जो अंदर जाकर 5 मिनट रुक आया वही असली बहादुर। तीनों ने साफ मना किया, पर राहुल के अंदर एक अजीब सा अक्खड़पन जाग गया। अरे कुछ नहीं होता यार, उसने कहा, मैं जाकर आता हूँ, 5 मिनट ही तो हैं। उसे लगा वो बस मजाक में जीत जाएगा, लेकिन श्मशान कभी मजाक नहीं होता। जैसे ही राहुल ने लोहे के पुराने फाटक को धक्का दिया, वो डरावनी चीख की तरह चरमराया। अंदर घुप अंधेरा था, बस एक जगह धीमी धीमी आग सुलग रही थी। कोई चिता जो शायद कुछ घंटे पहले ही जली थी। वहां अजीब सी शांति थी। हवा भी जैसे अंदर आने से डर रही थी। राहुल ने चारों ओर देखा, कोई हलचल नहीं। उसने सोचा कुछ नहीं है, बस एक सूना मैदान। लेकिन कुछ कदम अंदर जाते ही उसे अचानक तेज प्रेशर आने लगा। घबराहट में उसने पास ही सुलगती चिता के किनारे पेशाब कर दिया। जैसे ही गर्म पेशाब राख पर पड़ा, राख हल्की हल्की हिलने लगी, मानो नीचे कुछ जिंदा हो। राहुल ठिठक गया। उसकी रीढ़ में बर्फ का टुकड़ा उतर गया। एक पल को लगा राख के बीच से कोई उंगली बाहर निकलेगी। वो तुरंत बाहर भागा। उसे लगा बस एक छोटी सी गलती है, लेकिन श्मशान में की गई कोई गलती छोटी नहीं होती। बाहर उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। बहुत डर गया था क्या? कितनी देर रुका भी नहीं। राहुल मुस्कुराया, पर उसके भीतर कुछ डरा हुआ था। घर लौटते समय उसे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा हो, जैसे किसी की ठंडी निगाहें उसकी गर्दन को छू रही हों। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं, या शायद कुछ था, सिर्फ दिख नहीं रहा था। कमरे में जाते ही राहुल को जली हुई लकड़ियों की गंध आने लगी, साफ, तीखी, वैसी ही जैसी श्मशान की होती है। उसने इधर उधर सूंघा, कुछ नहीं। फिर अचानक उसकी नजर उसके जूतों पर पड़ी। उन पर उस चिता की राख चिपकी हुई थी। दिल धड़क उठा। उसने झट से जूते उतारे। तभी खिड़की जोर से खुली। धड़ाम ठंडी हवा कमरे में भर गई। तापमान गिरने लगा, इतना ठंडा कि उसकी सांस धुएं की तरह दिखाई देने लगी। और तभी फर्श पर जले हुए पैरों के निशान उभरने लगे, धीरे धीरे, एक एक कदम, जैसे कोई अदृश्य इंसान कमरे में चल रहा हो। निशान दरवाजे से अंदर आते गए, धीरे धीरे, सीधे राहुल की तरफ। राहुल पीछे हट गया। दिल सीने में उछाल मार रहा था। रात 3 बजे, हवा और तेज हो गई। कमरा लगभग जमा देने वाली ठंड से भर गया। अब निशान दरवाजे से अंदर नहीं आ रहे थे। निशान उसके बिस्तर के आसपास घूम रहे थे, मानो कोई उसे चारों ओर से सूंघ रहा हो, ढूंढ रहा हो। और तभी
उसके कान के बिल्कुल पास एक धुंधली टूटी फूटी आवाज आई, तूने मेरी चिता का अपमान किया है। राहुल की दुनिया थम गई। राहुल ने डर के मारे आंखें जोर से बंद कर लीं। जब खोली तो सामने की दीवार पर जली हुई उंगलियों से लिखे शब्द उभर रहे थे, वापस आ। अक्षर ऐसे बन रहे थे जैसे कोई अधजले हाथ से दीवार को खरोंच रहा हो। राहुल पीछे हट गया, उसकी सांसें फूलने लगीं। उसे एहसास हुआ वो श्मशान से अकेला वापस नहीं आया था, कोई उसके साथ घर आ गया था। राहुल खिड़की बंद करने भागा, लेकिन हवा अंदर ठेल कर उसे पीछे धकेल रही थी। कमरा किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। पूरी रात राहुल बिस्तर के कोने में दुबका डर के मारे कांपता रहा। हर कुछ मिनटों में दीवार पर शब्द चमकते, वापस आ, वापस आ। कभी गायब हो जाते, कभी राख की तरह झड़ते। सुबह किसी तरह निकल गई, लेकिन डर नहीं गया। डर अब राहुल के भीतर बस गया था। अगली रात 12 बजे राहुल ने सोचा आज सब नॉर्मल होगा, पर जैसे ही उसने लाइट ऑफ की उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल नहीं उठाया। कुछ सेकंड बाद फोन में एक फोटो आ गई। राहुल ने खोलकर देखा और उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में वो खुद खड़ा था, उसी श्मशान में, उसी चिता के पास। फोटो ऐसे थी मानो कोई वहां उसका इंतजार कर रहा हो और उसे बुला रहा हो, यानी कोई श्मशान में उससे पहले पहुंच चुका था, या किसी ने राहुल का फ्यूचर मोमेंट कैप्चर किया था। और राहुल समझ गया वो जाएगा तो मरेगा, नहीं जाएगा तो और ज्यादा परेशान किया जाएगा। और इसी डर ने उसे शमशान की ओर धकेल दिया। राहुल के हाथ अब भी कांप रहे थे। मोबाइल स्क्रीन पर वही तस्वीर चमक रही थी, वही श्मशान घाट, वही टूटी हुई चिता, और उस चिता के बिल्कुल पास खड़ा राहुल खुद। पर सबसे भयानक था उस तस्वीर का टाइम स्टैम्प, जो अभी के 15 मिनट बाद का था। राहुल की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? मैं तो घर में हूं। उसके कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। उसे लगा दीवारें अब पहले से ज्यादा ठंडी हैं, जैसे उनमें कोई सांस ले रहा हो, धीमी, बर्फ जैसी ठंडी। राहुल समझ चुका था वो जाएगा तो मरेगा, नहीं जाएगा तो इससे भी बुरा होगा। और इसी डर ने उसे अपने ही कमरे से बाहर धकेल दिया। राहुल बाइक स्टार्ट करता है, इंजन की आवाज भी जैसे कांप रही हो। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स आधी बुझी हुई, जो जल रही थीं, वो भी अजीब तरह से टिमटिमा रही थीं, मानो किसी अदृश्य चीज की परछाई उनमें से गुजर रही हो। हवा में वही जली लकड़ियों वाली गंध जो उसके कमरे में थी, अब वो पूरी सड़क पर फैली थी। राहुल के पहुंचते ही रास्ते की सारी आवाजें ठहर गईं। झींगुर, हवा, पत्तों की खरखराहट, सब जैसे अचानक घुटकर बंद हो गया हो। उसके सामने खड़ा था पुराना श्मशान, जो रात में किसी जीवित डर की तरह सांसें लेता हुआ लगता था। वही टूटी चिता जहां उसने पेशाब किया था, पर इस बार उसकी राख वैसी नहीं थी। राख मानो खुद ब खुद एक जगह इकट्ठी हो रही थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने वो सारा राख उसकी तरफ खींचना शुरू कर दिया हो। राहुल के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन वो जानता था अब वापस लौटना मौत से भी बुरा हो सकता है। कौन है? राहुल की आवाज फट चुकी थी। कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी रोने की आवाज, ऐसी जो जमीन के नीचे से आ रही। क्यों किया तूने? क्यों छेड़ा मेरी आग? राहुल पीछे हटते हुए चिल्लाता है, मैं डर गया था, माफ कर दो। मैंने जानबूझकर। आवाज बीच में ही काट देती है। झूठ,
यह शब्द सुनते ही राहुल की रीढ़ में बर्फ उतर गई। आवाज के साथ चारों तरफ की हवा इतनी ठंडी हो गई कि राहुल की सांसें धुआं बनकर बाहर आने लगीं। अचानक उसके पीछे किसी ने धीरे से रुक कहा। राहुल सिहर गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे उसके कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा गया। अचानक पीछे से राहुल को वहीं जले हुए पैरों के निशान नजर आते हैं, पर इस बार वो श्मशान से अंदर की ओर नहीं जा रहे, बल्कि राहुल की ओर आ रहे थे, सीधे उसकी पीठ के पीछे रुकते हुए। राहुल की सांसें तेज, जमीन कांप रही, आवाजें गूंज रहीं। राहुल की सांसें रुक चुकी थीं। पीछे से किसी की गर्म नहीं, बल्कि बर्फ जैसी ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकरा रही थी। धीरे धीरे उसके कंधे पर एक उंगली रखी गई, जली हुई, टूटी हुई, लेकिन बेहद भारी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसका पूरा शरीर सुन्न, चेहरा सफेद। राहुल का कंठ सूख चुका था। कौन? तभी आवाज आती है, वो जिसकी चिता पर तूने पेशाब किया था। आवाज एकदम सूखी फटी हुई दरदरी थी, जैसे मानो कितने समय से पानी ना पिया हो। राहुल की घुटनों में जान नहीं बची। अचानक राहुल के पीछे खड़े किसी ने उसकी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। हाथ जले हुए, काले, सूखे, जैसे कोयले से बने हों। राहुल चीखा, बचाओ, कोई है। उसका शरीर पीछे की तरफ खींचना शुरू हो गया, इतना तेज कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी घिसने लगी। राहुल खुद को बचाने के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसे सन्नाटे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। राहुल अकेला, पीछे वही अदृश्य दानवी शक्ति जो उसे चिता की तरफ खींचती जा रही थी। राहुल अब चिता के ठीक सामने था, वही चिता जिसकी राख से उसने खेल समझकर अपमान किया था। राख अब खुद ब खुद घूमने लगी, बवंडर की तरह, एक आकृति बनते हुए। धीरे धीरे वही आकृति जिसे उसने कमरे में महसूस किया था, जिसके जले हुए पैरों के निशान उसने देखे थे, वही डरावनी मौजूदगी अब सामने खड़ी थी। चेहरा पूरी तरह जला हुआ, हड्डियां बाहर दिखाई दे रही, आंखें मानो दो जलती कोयले। उसने राहुल की गर्दन और जोर से पकड़ी और फुसफुसाया, मेरी आग का मजाक उड़ाकर तूने मेरी शांति छीनी है, अब तू मेरी जगह लेगा। अचानक उस आकृति ने राहुल की छाती पर हाथ रखा। हाथ अंदर धंस गया, जैसे शरीर कोई परछाई हो। राहुल दर्द से तड़प रहा था। नहीं, प्लीज, वो आकृति गरज कर बोली, तेरी सांसें अब मेरी हैं। अचानक राहुल का शरीर ऊपर उठा, हवा में लटक गया। उसकी आंखें उलट गईं, नाक से खून की धार बहने लगी। उसकी परछाई धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही थी, मानो किसी ने उसकी आत्मा को खींचना शुरू कर दिया हो। दूर कोने में जलती एक आखिरी बुझती चिता की लौ अचानक 3 गुना बड़ी हो गई। उस लौ के पीछे से एक भारी खर्राटे जैसी मंत्र गर्जना हुई। AUM। राहुल की आत्मा खींचते समय दानव की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई और छाया से बाहर आया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, माथे पर काला भस्म, गले में हड्डियों की माला, हाथ में तरह तरह के तांत्रिक औजार। उसके आने से हवा का तापमान बदल गया, गरम, भारी और दमनकारी। वह गर्जा, ठप ठप, ये साधारण आत्मा नहीं, भूभांड है, तू इससे नहीं लड़ पाएगा बच्चा। दानव मुड़ा और पहली बार वह किसी चीज से डरा। अघोरी ने हाथ उठाया, राख ने हवा में एक चक्र बना लिया। दानव चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं लगती, गटार सी गरम, गहरी, सूखी,
राहुल धड़ाम से जमीन पर गिरा, बेहोश नहीं, बस हिल भी नहीं पा रहा था। अघोरी और दानव की लड़ाई शुरू हुई। राख के तूफान, नीली आग, तांत्रिक ध्वनियां और हवा में घूमते श्मशान के अवशेष, दोनों की टक्कर से पूरे श्मशान की जमीन कांपने लगी। दानव ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया। अघोरी चिल्लाया, छू मत उसे, वो अब तेरे वश में नहीं है। अघोरी ने अपने थैले से एक पुराना जल चुका भस्म चक्र निकाला और दानव पर फेंक दिया। एक तेज धमाका और दानव आग में लपटों की तरह चीखते हुए धुएं में गायब हो गया। श्मशान में फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें राहुल चेहरे पर गिर रही थीं। राहुल की आंख खुली। वह राख और मिट्टी में आधा दबा पड़ा था। उसने हिलकर उठने की कोशिश की। शरीर दर्द से टूट रहा था। अघोरी कहीं नहीं था, मानो वो कभी था ही नहीं। राहुल लड़खड़ाते हुए श्मशान से बाहर निकला, किसी तरह घर पहुंचा। राहुल ने खुद को संभाला, बाथरूम में गया, आईने की तरफ देखा। पहले सब सामान्य। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा पोंछा, आईने में उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। राहुल तेजी से पलटा, पीछे कोई नहीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह फिर आईने में देखता है, परछाई फिर दिखती है और इस बार परछाई ने उसके ही चेहरे पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं। राहुल के होंठ खुद ब खुद हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। आईने में उसकी आंखों में लाल राख की छोटी सी चमक दिखाई दी।